तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग का जब किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग जो है वो संस्कृत में आपने विसर्ग और हलंत के बारे में पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है कि विसर्ग क्या होती है। तो विसर्ग संधि में हर शब्द में विसर्ग होता है और उसका मेल जब किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का पहला नियम ऊ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर अ हो और उसके बाद स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम है। जैसे मनहा जमा अनुकूल, मनो अनुकूल, मनहा। तो यहाँ पर अगर हम न के में देखें तो अ आ रहा है इसमें स्वर और इस प्लस के बाद भी अ है। तो जब अ और अ आपस में मिलते हैं तो ये विसर्ग का अ प्लस अ जब आपस में मिलते हैं तो ओ में बदल जाता है। तो ये बन गया मनोकूल। दूसरा नियम विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उस विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या फिर य र ल व ह से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निहि जमा जन। ठीक है, तो यहाँ पर नी न को के साथ ई की मात्रा है, मतलब अ और आ को छोड़कर यहाँ पर ई स्वर आया है। ठीक है, और उसके बाद जन मतलब ज, तो स्पर्श व्यंजन का कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व आया है तो वहां र में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग जो है वो श में बदल जाता है। जैसे निहि जमा चल निश्चल। तो ये विसर्ग से पहले ई आया है, मतलब ये स्वर है, और विसर्ग के बाद इसका मेल किससे हो रहा है? च के साथ, तो इसलिए ये आ गया श। श के पैर में हलंत है तो मतलब यहाँ पर आएगा आधा श। हमें संधि विच्छेद भी आ सकता है। तो जैसे हमें निश्चल का संधि विच्छेद करना है तो हमें पता है श आधा है तो हम यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे, ये बन जाएगा निहि जमा चल। यह है दूसरा नियम। आगे है चौथा नियम विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग का मेल यदि त, थ और स से हो जाए तो जो विसर्ग है वो स के पैर में हलंत मतलब स आधा हो जाता है। जैसे नमः जमा त नमस्ते, निहि जमा तेज निस्तेज। ठीक है, तो विसर्ग के बाद जब त, थ या स में से कुछ भी आता है तो वहां पर जब इसका मेल होता है तो उसमें स आधा हम लगा देते हैं। नमस्ते और निस्तेज इसकी एक उदाहरण है। बस आपको ये याद रखना है कि विसर्ग का जो मेल है वो या तो त से होना चाहिए या थ से होना चाहिए या फिर स से होना चाहिए। ये है चौथा नियम विसर्ग संधि का। पांचवा नियम कहता है कि विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ई या उ, छोटी ई या छोटा उ हो और उसका मेल हो क, ख, ट, ठ, प और फ से तो जो विसर्ग है वो श षटकोण वाला वो लग जाता है बीच में, पर श में हलंत है तो ये भी आधा लगेगा। जैसे निहि जमा कलंक निष्कलंक, निहि जमा पाप निष्पाप। नी जो है यहाँ पर न के साथ ई की मात्रा है और इसके बाद प आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे श लग गया। ऐसे ही धनु, धनु में छोटे ऊ है और यहाँ पर ट है उसके बाद में विसर्ग के बाद, तो ये बन गया धनुष टंकार। तो ये है हमारा विसर्ग संधि का पांचवा नियम। छठा नियम कहता है कि विसर्ग का लोप होना। कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले यदि अ या आ और विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अतः जमा ए। ठीक है, तो अतः त में अ है, इसमें यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग
के बाद उसका मेल किसके साथ हो रहा है, ए के साथ, तो वो भी स्वर है। तो ये नियम हमें ये बताता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो ये याद रखना आपको कि विसर्ग से पहले अ या आ ही होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में उसका स्वर, उसका जो मेल है वो किसी भी स्वर से हो जाए। मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं हमारे पास, तो अ और आ और उसका मेल किसी भी स्वर से हो जाए, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो चाहे वो दीर्घ स्वर हो, तो वहां पर जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है। ये विसर्ग संधि का छठा नियम है जो आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे विसर्ग संधि के 6 नियम।